नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सिविल सेवा मुख्य परीक्षा या आईएएस मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के पेपर थर्ड का संपूर्ण विश्लेषण। यूपीएससी ने किस प्रकार सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पेपर थर्ड में सिलेबस और टॉपिक्स को इंक्लूड किया है। अगर हम पेपर थर्ड की पूरी रणनीति बना लेते हैं और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में अगर डिवाइड करके उसको कवर करते हैं तो डेफिनेटली बहुत परफेक्ट तरीके से आप इस पूरे पेपर को तैयार कर सकते हैं और अच्छा स्कोर आप इस पेपर में कर सकते हैं। तो आईएएस मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों में जो भी सिलेबस यूपीएससी ने डिसाइड किया है, हमने उसको एनालाइज करने की सीरीज आरंभ की है। तो पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अलग अलग प्रस्तुत किया जा चुका है। तो ये वीडियो केवल हिंदी माध्यम छात्रों के लिए, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अलग से वीडियो दिया जाएगा। देन आईएएस मेंस एग्जाम में समझते हैं पहले कि यूपीएससी ने इसका जो सिलेबस है और टॉपिक्स का सिलेक्शन किस तरीके से किया है और क्या आप अपनी तैयारी उसी तरीके से कर रहे हैं। अगर आपकी डायरेक्शन सही है तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आईएएस मेंस एग्जाम के लिए हम जयपुर सेंटर पर ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं और जीएस के एक क्वेश्चन पेपर को 20 दिन में कवर किया जाता है। 2 से 3 घंटे की क्लासेज होती हैं। मोस्टली क्लासेस में खुद ही कवर करता हूं और लगभग 3 से 3.5 महीने में जीएस के चारों पेपर और ऐसे राइटिंग पेपर आप हमारे साथ जुड़ करके कवर कर सकते हैं। एंड आई एश्योर यू डेफिनेटली यू कैन क्लियर द एग्ज़ाम विद इन 4 to 5 मंथ्स। तो 4 से 5 महीने में आप आईएएस मेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं अगर आपके पास इतना समय है और अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हैं। तो यूपीएससी का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसका अप्रोच है, पिछले वर्षों में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप उसी के अनुरूप सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी को कोई चेक कर रहा है, आप अपनी प्रिपरेशन को, अपने लेवल को कहीं चेक करा रहे हैं। अगर ये सब ठीक ठाक चल रहा है तो निश्चित रूप से आप सिविल सेवा परीक्षा में सफलता के लिए आश्वस्त हो सकते हैं। देखिए, सामान्य अध्ययन का जो पेपर थर्ड है, इसमें जो सिलेबस है किस तरीके से दिया गया है और हम इसको 5 से 6 सेक्शन में डिवाइड करेंगे पूरे सिलेबस को और उसके बाद फिर आप इसकी एक रणनीति बना सकते हैं कि आपको किस तरीके से इस पूरे पेपर को कवर करना है। तो जो भी फ्रेशर स्टूडेंट हैं या फिर जिनको 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है, 2 बार 3 बार आईएएस मेंस एग्जाम दे चुके हैं बट दे हैव नॉट क्वालिफाइड द एग्ज़ाम, तो डेफिनेटली अगर आप इस रणनीति से काम करते हैं और आप हमसे जुड़ते हैं तो गारंटीड आप नेक्स्ट ईयर इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता। आई पर्सनली एश्योर यू। सबसे पहले हमने इस पेपर में एक सेक्शन लिया है इंडियन इकोनॉमी का, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा पार्ट सिलेबस में शामिल किया गया है। इंडियन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि भारत में प्लानिंग या नियोजन से संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं, विषय हैं, बहुत डिटेल में अभी हम समझेंगे। दूसरा, समृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल इश्यूज भारत में क्या रहे हैं। भारत में एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार की स्थिति किस प्रकार से रही है आज़ादी के बाद से, और सरकार की विभिन्न प्रकार की जो रणनीतियां इस संदर्भ में रहीं वो लगभग सभी असफल क्यों रही हैं। सरकारी बजट तंत्र का स्वरूप, जो बजटरी मैनेजमेंट इंडिया में अपनाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव क्यों नहीं रहा है। गवर्नमेंट को सभी मोर्चे पर उतनी आशातीत सफलता क्यों प्राप्त नहीं हुई है। भारत में भूमि सुधार, कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दे, जिसमें फसलों का विभिन्न प्रतिरूप, सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य,
खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इस तरह के टॉपिक शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा भारत में इन्वेस्टमेंट मॉडल, यानी भारत में निवेश के कौन से मॉडल्स को प्राथमिकता दी गई है ओवर द टाइम और रिसेंटली उसमें किस प्रकार के बदलाव हमने अभी किए हैं। सेकेंडरी सेक्टर में जो ग्रोथ भारत की है और टर्सरी सेक्टर्स का नेचर, यानी भारत जो तृतीय क्षेत्र में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो दैन फ्यूचर में हम कितना एक्सपेक्ट भारत के बारे में कर सकते हैं। इस प्रकार के कुछ टॉपिक्स हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था से लिए गए हैं सिलेबस में, तो इनको हम बहुत डिटेल में अभी समझेंगे। सेकंड पार्ट आप इस सिलेबस में डिसाइड कर सकते हैं, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी। आंतरिक सुरक्षा केवल भारत के लिए नहीं, दुनिया के किसी भी देश के लिए अब एक इम्पोर्टेंट इश्यू बन चुका है, क्योंकि अगर देश भीतर से सुरक्षित नहीं है, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, तो आप कितना भी विकास कीजिए वो सब व्यर्थ में चला जाता है। तो इंटरनल सिक्योरिटी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें हम 6 से 7 सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वन बाई वन, और सरकार ने किस प्रकार हाल के कुछ वर्षों में एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी अपनाई है जिससे इंटरनल सिक्योरिटी के फ्रंट पर हम कंट्री को स्ट्रॉन्ग बना सकें। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंटरनल सिक्योरिटी। सिलेबस का जो तीसरा पार्ट है ये है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत में किस प्रकार की उपलब्धियां हासिल की जा चुकी हैं और ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां भारत को अभी कार्य करने की आवश्यकता है। अगर भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम तुलना अमेरिका से, जापान से या रसिया से करते हैं, तो इंडिया कहां पर लैग कर रहा है, कहां पीछे है, और जितनी प्रोग्रेस भारत ने टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स में की है, क्या हम उस प्रोग्रेस से देश में उतना सामाजिक आर्थिक विकास कर पाएँ। इस प्रकार के काफ़ी सारे मुद्दों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगला एक सब टॉपिक इसमें हमने सेलेक्ट किया है, भारत में आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आपदा प्रबंधन को यूपीएससी ने अलग से मेंशन किया है, इसलिए हम बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं कि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बनता जा रहा है भारत जैसे देश के लिए। बिकॉज एक समय था जब केवल नेचुरल डिजास्टर्स को ही, प्रकृति के द्वारा जो आपदाएं आती थी उसी को इसमें कंसिडर किया जाता था, लेकिन अभी ज़्यादातर जो डिजास्टर्स हैं वो मानव की गतिविधियों के कारण है। यानी जिस प्रकार का विकास देश में हो रहा है उसके साइड इफेक्ट के रूप में डिजास्टर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इनको रोकने के लिए, इनके खिलाफ फाइट करने के लिए हमें कौन सी रणनीति अपनानी होगी, या फिर हमें अपने डेवलपमेंटल अप्रोच को बदलना होगा। ऐसे काफ़ी सारे मुद्दे हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इसके बाद फिर एक लास्ट में हम इस रखेंगे इसमें पर्यावरणीय मुद्दे, पर्यावरण संबंधी मुद्दे, एनवायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरण संबंधी मुद्दे, क्योंकि जहाँ पर इकोनॉमी जुड़ी हुई है, अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से एनवायरमेंट पर उसका प्रभाव होगा। क्योंकि इकोनॉमी में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में मान लीजिए सिंचाई सुविधा का विस्तार करते हैं, या भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर्स में आप किसी टेक्नोलॉजी को इन्वेस्ट करते हैं, तो वो एनवायरनमेंट को डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। या फिर प्रशासन के द्वारा विकासात्मक क्षेत्र में किसी नई तकनीक का प्रयोग किया जाता है, या किसी न्यू प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाता है कि भारत में ज़्यादातर संख्या में नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएं, बुलेट ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट है उसको ज़मीन पर उतारा जाए, या फिर और भी कोई विकासात्मक मामला है, तो वो भारत में पर्यावरण और पारिस्थितिकी, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी दोनों को अफेक्ट करेगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने एक चुनौती इस रूप में उभर करके आती है कि जब हम देश के विकास की रणनीति बनाते हैं तो उस समय ही हमें को ये डिसाइड करना होगा कि इस रणनीति से पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो या बिल्कुल भी नुकसान ना हो। तो ऐसी ग्रीन टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या हमारे पास है
या नहीं है तो दुनिया के कौन से देश के पास है और उससे हम कैसे इस टेक्नोलॉजी को ले सकते हैं, उसके साथ शेयरिंग की जा सकती है। तो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3rd का जो सिलेबस है हमने अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से इसको डिवाइड किया हुआ है। अब आप एक एक सेगमेंट को सेपरेटली प्रिपेयर करेंगे और जब तक एक सेक्शन पूरी तरह से तैयार ना हो जाए, जैसे एक सेक्शन तैयार हो गया उसके बाद आप पिछले 10 सालों में यूपीएससी ने जो क्वेश्चंस पूछे उन क्वेश्चंस को आप देखिए और उनको देखने के बाद आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कीजिए, स्वयं मूल्यांकन कीजिए। क्या ये जो सवाल पूछा गया है इसका आंसर दिया जा सकता है, लिखा जा सकता है 100 शब्द में या 200 शब्द में, जो रिक्वायरमेंट यूपीएससी की बनी हुई है। और फिर आप इस तरीके से भी सोचो, अगर आप पिछले 4-5 साल पहले एग्जाम दे रहे होते और यही सवाल इस टॉपिक से यूपीएससी ने पूछा होता तो क्या आप उस स्थिति में होते कि उसका सही आंसर लिख पाते। इस तरीके से आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कीजिए। ये एग्जाम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा एग्जाम है, कोई भी करप्शन भ्रष्टाचार इसमें नहीं है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है वो आईएएस बनने का सपना ज़रूर देख सकता है। अगर आपको प्रॉपर डायरेक्शन गाइडेंस मिल रही है तो डेफिनेटली बहुत ईजिली तरीके से आप इस गोल को अचीव कर सकते हो। और अगर आप हमसे जुड़ते हैं, हमारी हेल्प चाहते हैं तो डेफिनेटली आपकी सफलता का जो मार्ग है बहुत जल्दी इसको पूरा किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, इसको सुनिश्चित किया जा सकता है। तो देन अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा पार्ट यूपीएससी ने सिलेबस में कवर किया है और हम कह सकते हैं लगभग सभी टॉपिक्स को उन्होंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। देखिए कुछ सेगमेंट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इश्यूज रिलेटेड टू द प्लानिंग, भारत में नियोजन या आयोजन से संबंधित जो मुद्दे हैं वो किस प्रकार के हैं। तो देन आप इस टॉपिक को तैयार कैसे करेंगे, मैं आपको सिंपली इस वीडियो के माध्यम से पूरे पेपर को क्ल्यू के रूप में समझाऊंगा, क्योंकि पूरे पेपर को बहुत डिटेल में समझाना पॉसिबल नहीं है। वो तो जब आप कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको पढ़ने का मौका मिलेगा तो वो आपको तब दिया जाएगा। अभी आपकी अप्रोच क्या रहेगी, आपको ये पढ़ना है कि भारत का सामाजिक आर्थिक विकास करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकार किया गया था, लेकिन 2017 के बाद पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया है। पंचवर्षीय योजनाओं को रन करने के लिए योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद होते थे। इन दोनों एजेंसीज को बंद करके नीति आयोग बनाया गया है। तो एक तो आपको ये पढ़ना है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करने का फैसला क्यों लिया गया था, आखिर वो कौन से कारण परिस्थितियां थी। और दूसरा, बिना पंचवर्षीय योजनाओं के अब हम देश का सामाजिक आर्थिक विकास कैसे करेंगे, यानी वो रणनीति किस स्तर पर अपनाई गई है। और तीसरा, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद को हटाकर नीति आयोग को बनाया जाना कितना सार्थक फैसला है। और नीति आयोग जब से बना है तब से नियोजन की प्रक्रिया में कौन कौन से बदलाव हुए हैं, और 2017 तक जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसकी अगर उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाए विभिन्न क्षेत्रों में, और 2017 के बाद जब पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई तब उन उपलब्धियों का मूल्यांकन गैर पंचवर्षीय योजना काल से किया जाए, तो देन कौन सी तस्वीर देश की हमारे सामने प्रस्तुत होती है। इस तरीके से आप प्लानिंग वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे और फिर अपना एक मेंटल अप्रोच बनाएंगे कि नियोजन की सही रणनीति क्या होनी चाहिए। तो दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं कि जहां पर कोई पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट नहीं था और ना अभी है, तो भारत में क्यों अपनाया गया। तो आपके अकॉर्डिंग फिर हमारा एक एप्रोप्रिएट और राइट अप्रोच इसमें क्या होना चाहिए। ठीक है, इस टॉपिक को इस तरीके से कवर करेंगे। दूसरा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी समृद्धि और विकास, समृद्धि वर्सेस डेवलपमेंट या विकास। ये टॉपिक काफी बड़ा है और इंपॉर्टेंट भी है। समृद्धि और विकास को आपने तैयार कर लिया होगा, अब आप थोड़ा सा इसको डाइवर्सिफाई कीजिए। समृद्धि का अर्थ भारत में जीडीपी की समृद्धि दर से लिया जाता है, जीडीपी की ग्रोथ रेट, यानी भारत में जीडीपी की ग्रोथ रेट
एक तो सिंगल डिजिट में चल रही है जब से देश आज़ाद हुआ है, 6%, 7%, 7.5%, 8%। तो देन हमारे सामने एक बड़ा मुद्दा यह है कि हम समृद्धि दर को डबल डिजिट में या 2 अंकों में कैसे ले जाएं, 10%, 12%, 14 16%। आखिर वो कौन से कारण है जो भारत को 2 अंकों की समृद्धि दर रोकने से प्राप्त करने में बाधा पैदा कर रहे हैं या रोकने में सहायक हैं। और दूसरा, हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है उसका अगर हम एक मौद्रिक मूल्य देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था का साइज उभर के आता है। और जब हम अपनी अर्थव्यवस्था के साइज को अमेरिका, जापान और चीन जैसे देशों की अर्थव्यवस्था के साथ तुलना करते हैं तो ये हमें कम नजर आती है, छोटी अर्थव्यवस्था नजर आती है। यानी हमें भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन या इससे आगे ले जाना है। तो जब आप अर्थव्यवस्था को अभी $3 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन पर ले जाओगे तो इसे कहते हैं जीडीपी की संभाव्य वृद्धि दर, यानी जीडीपी पोटेंशियल। तो ये पॉसिबल कैसे होगा? कौन से वो कारण हैं उनको आपको ढूंढना है जो इसमें बाधा पैदा कर सकते हैं, और उनको फिर रिमूव कैसे करोगे आप। जैसे कि भारत में बचत दर की प्रवृत्ति कम है, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भारत में कम है, आई कोर यहाँ पर ऊंचा रहता है, और इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति भारत में इस संभाव्य वृद्धि दर को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है। तो एक तो इस वाले फ्रंट से आप इस टॉपिक को सोचेंगे। दूसरा, अभी तक भारत में जो जीडीपी की ग्रोथ हुई है उसके कारण भारत में उतना विकास नहीं हुआ है और उसके अनुरूप भारत में उतने रोजगार पैदा नहीं हुए हैं। तो कई बार कहा जाता है कि जो जीडीपी की ग्रोथ भारत में बढ़ रही है इसके कारण जॉब, रोजगार, नौकरियां पैदा नहीं हो रही, इसको कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ, यानी रोजगार विहीन समृद्धि दर। तो क्या ये कंसेप्ट सही है? क्या आपने कभी इसको गंभीरता से सोचा है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर पर आप इसको अप्लाई करके देखो, तब आपको इसकी वास्तविकता समझ में आएगी कि ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से सही नहीं है। तो बहुत डिटेल में जब आप इसमें जाएंगे डेप्थ में, तब आपको ये बात समझ में आएगी। और तीसरा पर आपको ये पढ़ना है कि भारत में समृद्धि को विकास के इक्वल, समान बनाने के लिए, यानी समृद्धि बराबर हो जाए विकास के, तो क्या ऐसी स्थिति में भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकता है? और विकसित राष्ट्र बनने के लिए या फिर समृद्धि को विकास के इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए हमें बहुत सारे नए प्रयास करने होंगे। जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी सारे बदलाव करने होंगे, यानी भारत को निर्यात को बढ़ाना होगा, आयात को कम करना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। निर्यात कैसे बढ़ेगा, आयात कम कैसे होगा? तो आयात को कम करने के लिए हमें उन सभी वस्तुओं को, ज़्यादातर वस्तुओं को देश के भीतर ही बनाना होगा, मैन्युफैक्चर करना होगा, उनको उत्पन्न करना होगा। तो क्या वो मैन पावर, वो तकनीक हमारे पास है? अगर नहीं है तो उसको प्राप्त करने में हमको कितना ज़्यादा समय लगेगा। और दूसरा, भारत में इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जाए, यानी विदेशी निवेश। तो विदेशी निवेश के साथ भारत में विदेशी तकनीक भी आती है, एडवांस टेक्नोलॉजी भी आती है, न्यू आइडियाज़ आते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अगर हम बढ़ाएं, या फिर न्यू इनिशिएटिव लाइक द सेज प्रोग्राम, विशेष आर्थिक क्षेत्र का एक कॉन्सेप्ट भारत में आया था। तो ये इतने सारे प्रोग्राम्स को भारत सरकार लेकर के चल रही है, फिर भी आशातीत सफलता नहीं मिल पा रही है। देन फिर आपको उस कारण को ढूंढना है कि आखिर हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। क्या हमारे जब हम उसका एक आउटलाइंस ड्रॉ करते हैं उस लेवल पर मिस्टेक हो रही है, या फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग जो स्टेज है जहाँ पर योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं वहाँ पर गलती हो रही है। और जब इंटरव्यू बोर्ड में आप जाएंगे, जब आपसे पूछा जाएगा कि आपके अकॉर्डिंग कहाँ पर ड्रॉबैक्स है, और आपने इसमें से किसी एक पॉइंट को बता दिया इंटरव्यू बोर्ड में, तो फिर बोर्ड आपसे पूछेगा कि देन हाउ विल यू रिमूव दीज बैरियर्स और हर्डल्स। तो देन आप इनको कैसे हटाएंगे? एज ए आईएएस अफसर आपका क्या मैकेनिज्म रहेगा, क्या अप्रोच रहेगा? हाउ वुड यू सजेस्ट द गवर्नमेंट, सरकार को आप किस तरीके से इस मामले में सलाह देंगे? ठीक है, इस टॉपिक को इस तरीके से कवर करेंगे। तीसरा टॉपिक है भारत में रोजगार की नीति, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज। देखिए, भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा मुद्दा ये हो जाता है कि जनसंख्या के पूरे भाग को नहीं तो कम से कम मेजॉरिटी को रोजगार मिलना चाहिए। और रोजगार की 2 परिभाषाएं पूरी दुनिया में बनाई गई हैं।
एक होता है सरकारी क्षेत्र में जिसको औपचारिक रोजगार कहते हैं, दूसरा होता है निजी क्षेत्र में जिसको अनौपचारिक या इनफॉर्मल जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो पिछले अगर 50-60 सालों का ट्रेंड देखा जाए भारत में, तो सरकारी क्षेत्र में रोजगार काफ़ी ज़्यादा हुए करते थे, लेकिन अब सरकारी क्षेत्र में जॉब्स की संख्या तेज़ी से कम होती जा रही है। तो क्या हम औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को घटा रहे हैं? ये वैश्वीकरण का प्रभाव है, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश में सरकारी क्षेत्र पर निर्भर करना अच्छा नहीं माना जाता, जबकि भारत में इसको काफ़ी वेटेज दिया जाता है कि अगर आप सरकारी क्षेत्र में सेटल्ड हैं तो देन आपका रिस्पेक्ट है, लाइफ में एक परमानेंसी है। तो भारत अब उस दिशा में मूव कर रहा है कि हम अब प्राइवेट सेक्टर में, अनौपचारिक क्षेत्र में ज़्यादा जॉब क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या भारत की परिस्थितियों में ये ठीक रहेगा? क्या हम गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं? हम आगे जाकर इंडियन इकोनॉमी को बहुत बड़े संकट में तो नहीं धकेल देंगे? इस तरीके से आपको रोजगार वाले इश्यूज को टच करना है। अगला जो पार्ट रहेगा इसमें वो है भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म्स। भूमि सुधार वाले टॉपिक्स को आप किस तरीके से कवर करेंगे? देखिए, भारत में भूमि सुधार का उद्देश्य क्या था? 2 उद्देश्य थे। पहला तो ये ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का सही बंटवारा, उचित बंटवारा, जिससे सामाजिक और आर्थिक न्याय उत्पन्न हो सके, और दूसरा था कृषि क्षेत्र में उत्पादन, उत्पादकता को बढ़ाना। ये 2 मेन ऑब्जेक्ट थे लैंड रिफॉर्म्स के इंडिया में। और भूमि सुधार को आपको 2 तरीके से करना था। एक तो चकबंदी शुरू करनी थी, कंसोलिडेशन, और दूसरा लैंड सीलिंग्स, यानी जिनके पास एक सीमा से ज़्यादा ज़मीन थी उनसे छीन करके और उन किसानों में इसको बांटा जाना था जिन किसानों के पास ज़मीन या तो नहीं थी या फिर बहुत कम थी। और दूसरा कॉन्सेप्ट था कि जब ज़मीन का बंटवारा बराबर हो जाएगा तब उसका कंसोलिडेशन होगा, यानी एक किसान की अगर 20 बीघा ज़मीन है तो उसको 20 बीघा ज़मीन एक साथ दी जाए, जिससे एक बड़ा फार्म बन जाएगा और बड़े फार्म पर वह आधुनिक तकनीक से खेती कर सकेगा। और अगला एस्पेक्ट इसमें यह था कि हमें बड़े बड़े एग्रीकल्चर फार्म्स के थ्रू भारत में खेती करनी थी, उसमें तकनीक का प्रयोग करना था, बीज का, हाइब्रिड सीड का प्रयोग करना था, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इन्वेस्ट करना था, जिससे प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। लेकिन भारत में भूमि सुधार की प्रक्रिया रुक गई और यह सफल नहीं हुई। इसलिए भारत में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई जितनी हम चाहते थे। देन आपको इसमें पता करना है कि भूमि सुधार की जो डायरेक्शन थी ये डाइवर्ट क्यों हो गई, डिरेल क्यों हो गई? क्या सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया या फिर इंडियन सोसाइटी के भीतर से ही एक ऐसा बैरियर इसके सामने खड़ा हो गया जिसने इस प्रोग्रेस को रोक दिया? तो बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे और लास्ट में आपको ये पढ़ना है कि वर्तमान में सरकार ने भूमि सुधारों का जो संस्थागत प्रयास था, यानी कृषि भूमि का बराबर आवंटन, उसको रोक दिया है। चकबंदी भी लगभग स्टॉप है भारत में। उसके स्थान पर अब हम कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं और तकनीक के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। और भारत पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएगा क्योंकि हम जो बुनियादी सोच है उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। भूमि सुधार के बाद फिर आपको पढ़ना है भारत में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। खाद्य सुरक्षा पर भी यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको फूड सिक्योरिटी कंसेप्ट को 2 तरीके से समझना है। पहला तो ये कि भारत में जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या का पेट भरने लायक अनाज हमारे पास हमेशा होना चाहिए और इतना स्कोप होना चाहिए कि अगर अगले 2-3 साल तक भारत में अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है तो कम से कम अपने लोगों को भरपेट भोजन खिला सकें और किसी व्यक्ति को भूख से ना मरना पड़े, यानी भारत स्टारवेशन, भुखमरी की स्थिति में एंटर ना कर जाए। और दूसरा कंसेप्ट ये है फूड सिक्योरिटी का कि हमें मात्रात्मक अनुपात में खाद्यान्न की उपलब्धता के साथ साथ, यानी जनसंख्या के अनुपात में खाद्यान्न की इतनी मात्रा हमेशा रहनी चाहिए, इसके साथ साथ उसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट यानी उसकी गुणवत्ता भी ज़्यादा बेटर होनी चाहिए। जनसंख्या के लिए हमें अनाज के साथ साथ अन्य प्रोटीन और अन्य जितने भी पोषक पदार्थ हैं वे सभी इसका पार्ट बनने चाहिए। और तब हम फूड सिक्योरिटी के माध्यम से कह सकते हैं कि भारत में ना तो भुखमरी की समस्या है, भारत में अब कोई भी कुपोषण का शिकार नहीं है। लेकिन प्रेजेंट में हम देख रहे हैं
कि भारत में स्टारवेशन और मल न्यूट्रिशन, कुपोषण, ये दोनों स्थितियां बड़े स्तर पर बनी हुई हैं। तो फूड सिक्योरिटी को अचीव करने में क्या दिक्कत आ रही है, यानी हम मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों मापदंडों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको किस प्रकार के सजेशन सरकार को देने, वो आप अपने नोट्स में इसको तैयार करेंगे। अगला टॉपिक आप इसमें कवर करेंगे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी भारत में अवसंरचनात्मक विकास। इंफ्रास्ट्रक्चर को अवसंरचना लिखा जा सकता है या बुनियादी ढांचा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के कई पार्ट हैं। एक भारत में ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, दूसरा एनर्जी, और तीसरा शहरी क्षेत्रों का बुनियादी ढांचा और ग्रामीण क्षेत्रों का बुनियादी ढांचा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आप इस तरीके से कवर करेंगे कि शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनमें अभी भी अंतर बना हुआ है, और इस अंतर के कारण ही हम कहते हैं कि भारत और भारत की अर्थव्यवस्था डिजिटल डिवाइड से गुजर रही है। यानी इसमें एक शहरी भारत है, अर्बन इंडिया, जहां पर डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, और एक रूरल इंडिया है जहां पर डिजिटल टेक्नोलॉजी बेहद कमजोर है। तो ये जो डिजिटल डिवाइड है, इसको हमें कैसे फिल करना है, इसको कैसे कवर करना है। अगली बात इसमें आपको ये पढ़नी है कि भारत में एनर्जी सेक्टर उतना साउंड नहीं है। यानी एनर्जी एक बुनियादी आवश्यकता है हमारी, चाहे हम एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास करें, उद्योग क्षेत्र का या सेवा क्षेत्र का। बिना ऊर्जा के, बिना शक्ति के, पावर के ये पॉसिबल नहीं है। तो आप पता कीजिए रिसेंटली डेटा के माध्यम से कि भारत को कितनी बिजली चाहिए, पावर चाहिए, उसके अनुपात में हम कितना जनरेट कर रहे हैं, कितना पैदा कर रहे हैं, और तब आपको पता लगेगा कि 20 से 25% का गैप बना हुआ है हमारी डिमांड में और हमारी सप्लाई में। तो ये पूरा कैसे होगा? सरकार ने ऐसे कौन से फ्लैगशिप कार्यक्रम आरंभ किए हैं जिसके द्वारा इसको पूरा किया जा सके। और फिर ट्रांसपोर्ट में रेल, रोड और अंतर्देशीय जलमार्ग और हवाई यातायात। तो मुख्यतः रेल ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट पर फोकस सरकार का बना हुआ है। यानी भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या काफी कम है। हमें पूरे देश को कनेक्ट करने के लिए, इंटरकनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या में ज़्यादा बनाने होंगे और उनकी क्वालिटी को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग से आगे हमें एक्सप्रेस वे, सुपर एक्सप्रेस वे जैसे कॉन्सेप्ट को भी स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना है, इसके साथ कई प्रकार की समस्याएं और मुद्दे जुड़े हुए हैं। एनवायरमेंटल इश्यू से जुड़ा हुआ है। जितने ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाओगे उससे प्रकृति और पर्यावरण डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, प्रभावित होगा। तो देन उस चीज़ को आपको इसमें ध्यान रखना होगा। रेल नेटवर्क का विस्तार भारत में कैसे किया जाए? अब हमें रेल नेटवर्क को स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से विचार करना है। यानी भारत में रेल मार्ग का विकास उन क्षेत्रों में होना चाहिए जिनका रणनीतिक महत्व है। यानी इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास हमें रेल ट्रांसपोर्ट को डेवलप करना पड़ेगा। ये टाइम की डिमांड है, क्योंकि जो कार्य रोड से नहीं हो सकता वो रेलवे के द्वारा हो सकता है। तो रेलवे के माध्यम से हम सस्ती दर पर आर्मी की नीड को पूरा कर सकते हैं। जो हमारी प्रतिरक्षा तकनीक अभी वर्तमान में है वो रेल ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही कारगर साबित हो सकती है। तो अब बुनियादी ढांचे वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे उसको आप जरूर देखिए कि सरकार उसमें कौन कौन सी स्कीम लेके आई है। जैसे कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए स्मार्ट सिटीज और स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट लेके आए। तो आपको पॉइंट्स बनाने कि स्मार्ट विलेज का अर्थ क्या है, स्मार्ट विलेज में किन किन सुविधाओं को बढ़ाना चाहते हैं और कैसे बढ़ाओगे। गवर्नमेंट ने एक सुविधा को बढ़ाने के लिए कौन सी स्कीम लागू की, उसका रिजल्ट क्या रहा है। स्मार्ट सिटी से आपका क्या अर्थ है? तो क्या हम स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज दोनों को एक साथ रन कर सकते हैं या फिर 1 बाय 1 हमें करना होगा? ठीक है, तो इस टॉपिक को विशेष रूप से आप कवर करेंगे। फिर अगला है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर्स में आपको इन टॉपिक्स पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। एक है भारत में क्रॉप पैटर्न, फसल प्रतिरूप। इस पर सवाल लगातार यूपीएससी पूछ रहा है, क्रॉप पैटर्न।
तो आप इस टॉपिक को तैयार इस तरीके से करेंगे कि इंडिया में क्रॉप पैटर्न मुख्यतः 3 प्रकार का रहा है। यानी भारत में एक तो गेहूं और चावल जो इंडिया के मेन फूड ग्रेन्स हैं, राइस एंड व्हीट सिस्टम, ये हमारा मुख्य खाद्यान्न है। तो चावल भारत में सबसे ज़्यादा उपभोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पैदा भी किया जाता है, और गेहूं हमारा सेकंड स्थान पर आता है। और दूसरा एस्पेक्ट है इसका मिलेट, यानी मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा और मक्का जैसी स्थिति हो। तीसरा कैश क्रॉप, नकदी फसलें। और रिसेंटली सरकार ने अब हॉर्टिकल्चर, बागवानी मिशन को इसमें ऐड कर दिया है। तो जो क्रॉप पैटर्न भारत में अपनाया गया है, क्या सरकार वास्तव में सभी पैटर्न को इक्वल वेटेज दे रही है, या फिर गेहूं और चावल या गेहूं और धान प्रणाली को हमने इतना ज़्यादा महत्व दे दिया है भारत में चीफ फूड ग्रेन्स होने के कारण, उसकी वजह से मिट्टी की गुणवत्ता कमज़ोर हो गई, क्योंकि इन दोनों फसलों के लिए ज़्यादा पानी चाहिए सिंचाई के लिए, ज़्यादा उर्वरक चाहिए, ज़्यादा मेहनत चाहिए, गेस्टेशन पीरियड यानी परिपक्व अवधि भी इनकी ज़्यादा होती है। तो वर्तमान में माना जाता है कि गेहूं और धान की प्रणाली भारत के लिए अभिशाप बन चुकी है, श्राप बन चुकी है, ये उतनी सुटेबल नहीं रही है। तो आपको उन कारणों को पता करना है जो सरकार ने इवेल्युएट किए हैं। और दूसरा, इस क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान देने से हमने मोटे अनाजों को नज़रअंदाज किया है। और आप जानते हो कि मिलेट, मोटे अनाज भारत में गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी माने गए, क्योंकि मोटे अनाज सस्ते होते हैं और वो प्रोटीन का और कई प्रकार के न्यूट्रिशंस का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। और हाल के दिनों में इनके अधीन बोए जाने वाले क्षेत्रफल में गिरावट आ रही है। तो ये पॉलिसी, ये रणनीति सरकार की सही नहीं मानी जाएगी। कैश क्रॉप की ओर मूव करना, हॉर्टिकल्चर्स को इंक्लूड करना, तो हॉर्टिकल्चर्स को भी आप कैश क्रॉप के अंतर्गत ही इंक्लूड करेंगे। तो अब आप इस टॉपिक में 2 अप्रोच अपनाएंगे। पहला तो ये, भारत में उन फसलों को हमें वेटेज देना होगा जो फूड ग्रेन्स के रूप में भारत की जनसंख्या का पेट भरने के लिए आवश्यक हैं। और दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पर जिन चीज़ों की डिमांड है, जिनको हम डायरेक्टली बेच करके बहुत तीव्र गति से धन कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, इकोनॉमी को मूव कर सकते हैं, ऐसी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना होगा। लेकिन ये सिंपली सरकार की रणनीति की वजह से हो सकता है, क्योंकि सरकार जब कुछ फसलों का मूल्य निर्धारित करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो किसान उसको देख लेता है कि कौन सी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य ज़्यादा है, इसलिए किसान उसी फसल की खेती ज़्यादा करता है, बाकी फसलों को छोड़ देता है। तो मोटे अनाज की स्थिति कमज़ोर क्यों है? क्योंकि इनके लिए एमएसपी का कोई क्राइटेरिया नहीं है। सरकार एमएसपी बहुत कम रखती है और काफ़ी फसलों को तो इंक्लूड भी नहीं कर रखा। तो देन इस तरीके से आप इस वाले पैटर्न को तैयार करेंगे। दूसरा, भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर्स को लेकर के एक न्यू कॉन्सेप्ट आया है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, एकीकृत कृषि प्रणाली। अब इस सिस्टम में क्या हो रहा है, दुनिया के कई देशों में ये चल रहा है, भारत में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसमें हम कृषि क्षेत्र के साथ साथ पशुपालन को भी करेंगे। यानी जहां पर हमारा फार्म होगा उसके बगल में ही एक लाइव स्टॉक सेंटर बनाया जाएगा, ऐसे पशुओं को पाला जाएगा जो खेत पर निर्भर करते हैं और खेत की काफ़ी सारी नीड पशुओं से पूरी हो सकती हैं। जैसे कि कृषि के लिए हमको खाद चाहिए, मैन्योर, और अभी हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स, हमें इसका प्रयोग भविष्य में बंद करना है। तो जब हम जानवरों को खेत के पास में पालेंगे तो जानवरों से जो डंग यानी जो गोबर पैदा होगा, उस गोबर को डायरेक्टली मैन्योर के रूप में हम खेत में यूज कर सकते हैं। तो खेत की उत्पादकता इससे बढ़ जाएगी और खेत में जो चारा पैदा होगा उस चारे से हम जानवर को पाल सकते हैं। तो जानवर और कृषि ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट किए जाएंगे। इसी प्रकार ऐसे फार्म बनाए जाएंगे जहां एक खेत में एक से ज़्यादा फसलें एट ए टाइम उगाई जा सकती हैं और जो फसलें एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाती, एक दूसरे को कोऑपरेट करती हैं, एक दूसरे को बढ़ावा देती हैं। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कई मायने में बहुत ज़रूरी है। इसके कारण हम रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता को कम कर सकेंगे, क्योंकि रासायनिक उर्वरक मिट्टी की गुणवत्ता को खराब कर रहा है, कई प्रकार का पॉल्यूशन इससे बढ़ रहा है और बायोडाइवर्सिटी के एकदम ये खिलाफ है। भारतीय किसानों के लिए ये घाटे का सौदा भी है, इनकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, सेकंड एस्पेक्ट है कृषि क्षेत्र में एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के एस्पेक्ट ये है कि गवर्नमेंट शायद न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त करना चाहती है।
सरकार पर इससे कई प्रकार का बर्डन आता है और न्यूनतम समर्थन मूल्य उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह गया है। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको ध्यान रखना है कि एक ऐसा मूल्य होता है जो किसान को अपनी उपज का, अपने कृषि उत्पाद का एक निश्चित मूल्य तो प्रदान करता ही है। यानी किसान की फसल का इंश्योरेंस है एक प्रकार का। ये सरकार ने फिक्स कर दिया कि गेहूं और धान का न्यूनतम प्राइस इतना रहेगा पर क्विंटल, उससे नीचे उसकी फसल को भारत का कोई भी व्यापारी खरीद नहीं सकता। तो कम से कम किसान को इतनी सिक्योरिटी मिल जाती है कि मेरा जो उत्पाद है इतने मूल्य पर तो जरूर मार्केट में बिक जाएगा और मुझे इतना कीमत इस पर प्राप्त हो जाएगी। तो सरकार एमएसपी को बढ़ाना चाहती है कुछ फसलों के मामले में, क्योंकि क्रॉप पैटर्न इंडिया में डिस्टर्ब हो गया है। अगर हम कुछ फसलों के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे दाल का उत्पादन बढ़ाना है देश में, क्योंकि कई बार हमको दाल का आयात करना पड़ता है जो अच्छी बात नहीं है, तो दाल का उत्पादन तभी बढ़ेगा जब सरकार कुछ दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा देगी, किसान इससे आकर्षित हो जाएगा, पर दालों की खेती ज़्यादा करेगा, तो देन फिर हमें आयात नहीं करना होगा, देश आत्मनिर्भर बन जाएगा। और तीसरा एस्पेक्ट है इसका सब्सिडी, यानी राज्य सहायता। सब्सिडी को लेकर के सरकार ने हाल ही में कई बड़े निर्णय लिए हैं। यानी सरकार कृषि उत्पादों पर, तकनीक पर कई प्रकार से सब्सिडी देती है। यानी जो वस्तु या उत्पाद जिस कीमत पर इंटरनेशनल मार्केट में है, सरकार उसको बहुत सस्ती कीमत पर हमारे किसानों को उपलब्ध कराती है। यानी सरकार घाटा उठा करके किसानों को वो वस्तु प्रदान करती है जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ ना आए, इसे कहते हैं सब्सिडी। लेकिन सरकार पर सब्सिडी का बोझ बहुत ज़्यादा है। अब सरकार ये चाहती है कि या तो सब्सिडी समाप्त की जाए या फिर इसके अल्टरनेट के रूप में किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाए। यानी सरकार मोटा मोटा अनुमान लगा ले कि छोटे और सीमांत किसानों को हमें इतना कैश में पैसा ट्रांसफर करना है उनके खाते में, 5,000 या 10,000 एनुअली, 1 साल का या 6 महीने का। अब इससे क्या होगा, उसी किसान के खाते में पैसा जाएगा, तो इससे करप्शन नहीं होगा, लीकेज नहीं होगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो रही है, सब्सिडी के कारण बीच के जो बिचौलिए हैं, मीडिएटर्स हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो सब्सिडी वाली वस्तुओं को खरीद लेते हैं और वो चीज़ें किसान के पास ना जा करके उसको मार्केट में फिर मार्केट वैल्यू पर लॉन्च कर देते हैं, उसको उतार देते हैं। तो गवर्नमेंट की सब्सिडी डायरेक्टली किसान तक नहीं पहुंच रही है, इसमें बहुत बड़े स्तर पर घोटाला है और लीकेज है। तो आपको पढ़ना है कि सब्सिडी संबंधी विभिन्न मुद्दे क्या हैं। एक तो ये बात, और दूसरा ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WTO, विश्व व्यापार संगठन का कहना यह है कि कोई भी देश अपनी GDP के अनुपात में कितनी सब्सिडी अपने किसानों को दे सकता है। तो भारत पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि तुम्हारी GDP का साइज उतना नहीं है और आप उसके बदले में किसानों को ज़्यादा सब्सिडी देते हो। इससे इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रेड कॉमर्स होता है, व्यापार होता है, वह भारत के किसानों के लिए लाभदायक बन जाता है और भारतीय किसानों के उत्पाद इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते रूप में एंटर कर जाते हैं। इसका विरोध विकसित देश करते हैं। तो आपको यह भी समझना है कि सब्सिडी को घटाने का, कम करने का प्रेशर जो इंटरनेशनल मार्केट से आ रहा है वो कितना ठीक है। क्या सरकार को इस बात को मानना चाहिए, क्योंकि हमें अपने किसानों के जीवन को भी सुरक्षित करना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि किसान बहुत बड़े स्तर पर आत्महत्या करें, और ये देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाएगा। तो बहुत सारे मुद्दे सब्सिडी संबंधी वो सभी आपको इसमें पढ़ने होंगे। और चौथा पॉइंट है सिंचाई, इरिगेशन। सिंचाई में आपको ये पढ़ना है कि भारत में इरिगेशन का, सिंचाई का अभी वर्तमान में पैटर्न है क्या। यानी जब तक हमारे पास सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है, हम ज़्यादातर फसलों को पैदा नहीं कर सकते, और जिन फसलों को हम पैदा करते हैं उनका उत्पादन कम रहता है, क्योंकि किसी भी फसल को हेल्दी बनाने के लिए 3 से 4 बार आपको इरिगेट करना होगा, सिंचाई की सुविधा आपको प्रदान करनी होगी। लेकिन भारत के 40% गाँवों में तो सिंचाई की सुविधा ही नहीं है, और जो है वो भी टेम्परेरी है, रेगुलर बेसिस पर नहीं है। तो सरकार ने हाल ही में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन कौन से नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, और आपके अनुसार सिंचाई को नेशन वाइड पहुंचाने के लिए कौन सा कारगर तरीका हो सकता है, उसको अपने तरीके से आप तैयार कीजिए। ठीक है, तो न्यू अप्रोचेज आई हैं इसमें, जैसे कि भाई स्प्रिंकलर इरिगेशन पैटर्न,
फव्वारा सिंचाई प्रणाली या फिर बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, टपकन सिंचाई प्रणाली। अब इसमें क्या हो रहा है कि पानी की खपत कम हो जाती है लेकिन एक बहुत बड़े एरिया को कवर किया जाता है, यानी पानी का वेस्टेज कम होता है इन प्रणालियों में और खेती को ज़्यादा कवर किया जाता है। तो मेनली हम यही चाहते हैं कि पानी का जो संसाधन है हमारे पास, वाटर जो रिसोर्स है ये सीमित है और सीमित संसाधन का बेटर यूटिलाइजेशन कैसे हो, तो नए प्रकार की सिंचाई प्रणालियों को अपनाना ये ठीक रहेगा और यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ेंगे भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। फूड प्रोसेसिंग क्या होती है, इसकी आवश्यकता क्यों है और इंडिया किस तरीके से मूव कर रहा है। पिछले अगर आप 8-10 सालों में देखें, हर वर्ष यूपीएससी ने कम से कम एक क्वेश्चन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से ज़रूर पूछा है। तो आप इस बात को लेकर अनुमान लगा सकते हैं कि ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फूड प्रोसेसिंग एक बड़ा एस्पेक्ट है। शॉर्ट में आपको ये बताता हूँ, इसका अर्थ ये है कि अभी हमारे पास जो कृषि क्षेत्र से उत्पाद होते हैं ये बहुत ही ब्रिटल नेचर के होते हैं, यानी ये उत्पाद बहुत जल्दी से गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इनकी ड्यूरेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। अगर हम इसको प्रोसेस कर दें तकनीक के माध्यम से, अगर इसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा दें, जैसे नहीं होता कि गाय भैंस का जो दूध होता है अगर आपने उसको गर्म नहीं किया तो वो 5-6 घंटे में फट जाता है, आपके यूज़ के लायक नहीं रहता। लेकिन अगर हम उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस तरीके से पॉलीथीन में पैक कर दें और पॉलीथीन के ऊपर लिख दें यूज बाई, अगले 4 दिन की डेट लिख दें, तो प्रोसेस हो गया है। 4 दिन की आपने ड्यूरेबिलिटी दूध की बढ़ा दी। तो वैसे ही कृषि क्षेत्र में जो भी फल और सब्जियां आती हैं उनको प्रोसेस कीजिए जिससे वो ज़्यादातर समय तक टिक सकें, फ्रेश बनी रह सकें और उनको फिर एक्सपोर्ट किया जा सके, निर्यात किया जा सके। अब इसके लिए हमको बहुत बड़ा मैकेनिज्म चाहिए, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, फूड सप्लाई चेन सिस्टम इसके लिए चाहिए, फास्ट और स्पीडी ट्रांसपोर्ट चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, इंटरकनेक्टिविटी चाहिए और ये इंडिया के पास नहीं है, लेकिन भारत ने इस फील्ड में एंट्री कर दी है। तो जब तक आप बेसिक फैसिलिटीज़ को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तब तक इंडिया फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में आके नहीं बढ़ सकता। लेकिन इस फील्ड में इंडिया के पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, संभाव्यता ज़्यादा क्यों है कि भारत में एग्रीकल्चर बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है और जब कोई देश बहुत बड़े स्तर पर कृषि करता है तो डेफिनेटली वहाँ पर संभावना बढ़ जाती है कि हम हर साल इतनी ज़्यादा मात्रा में फल सब्जी पैदा करते हैं। अगर हम इनको प्रोसेस करके देश के भीतर और देश के बाहर इनकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा दें तो गारंटीड किसानों को लाभ होगा। अभी किसान के सामने प्रॉब्लम ये होती है कि उसने अपने किसी उत्पाद को तोड़ लिया, अगले 24 घंटे तक उसको बेचना है। मान लीजिए 24 घंटे में उसको अपनी फसल का एक उचित मूल्य नहीं मिल रहा तो बहुत सस्ती दर पर बेच दिया तो किसान को नुकसान हो गया, घाटे में चला गया। अगर हम उसके उत्पाद को प्रोसेस कर दें, 8-10 दिन तक उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा दें और 8-10 दिन के बाद जब मंडी में उसकी कीमत अच्छी हो जाएगी तब उसको बेचा जाएगा तो किसान को अच्छा प्राइस उसका मिलेगा और किसान की ग्रोथ इसमें हो जाएगी। तो पूरे कंट्री की ग्रोथ इसके साथ जुड़ी हुई है। तो इस टॉपिक को आप इस तरीके से कवर करेंगे। इसके बाद फिर आप 8वें पॉइंट पर आएंगे, भारत में निवेश मॉडल, द इन्वेस्टमेंट मॉडल्स क्या हैं। निवेश मॉडल देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के लिए शुरुआत में पब्लिक इन्वेस्टमेंट को, सरकारी निवेश को ही ठीक माना गया। विदेशी निवेश यानी एफडीआई से एक डिस्टेंस मेंटेन की गई थी, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भारत में नहीं चाहिए। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि बिना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो भारत में निवेश के कई मॉडल रहे हैं 1950 से लेकर के वर्तमान समय तक। सार्वजनिक निवेश का मॉडल, पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल, विदेशी निवेश का मॉडल एफडीआई और एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो शेयर बाजार में जो निवेश किया जाता है वो विदेशी संस्थागत निवेश हुआ और किसी संपत्ति में डायरेक्ट जो निवेश किया जाता है उत्पादक गतिविधियों में जिसमें इन्वेस्टर, निवेशक खुद शामिल होता है, उसको एफडीआई कहा जाता है। और चौथा मॉडल हाल ही में विकसित हुआ है
कि जब सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के एक नए अप्रोच से काम करते हैं, पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो इन सभी मॉडल्स के आपको सकारात्मक और नकारात्मक पॉइंट्स को नोट डाउन करना है और फिर आपको रिसेंटली ये पढ़ना है कि भारत सरकार ने कई क्षेत्रों में पीपीपी मॉडल को शुरुआत की है, जिसमें रोड के लिए, स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए और बंदरगाहों के विकास के लिए, उसमें कितनी सक्सेस रेट हमारी रही है। ठीक है। और दूसरा आपको ये पढ़ना है कि एफडीआई भारत में जितना आ रहा है हम उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं। और कई बार विदेशी निवेशक प्रॉमिस करके जाता है, एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो साइन करता है कि हाँ हम इतना निवेश भारत में करेंगे, लेकिन जब एक्चुअल में निवेश का समय आता है तो वो उतना निवेश नहीं करता। तो एमओयू और वास्तव में निवेश कितना हुआ, इन दोनों में बड़ा भारी गैप है, डिफरेंस है। तो वो कारण पता करना है कि बाद में कोई विदेशी निवेशक हमारे देश में निवेश करने से पीछे क्यों हट जाता है। यानी उसको जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रेटिंग्स के बारे में पता लगता है, देश के एनवायरनमेंट के बारे में, गवर्निंग सिस्टम के बारे में पता लगता है, तो देन वो फिर अपने डिसीजंस को बदल लेता है। तो हम इन इन्वेस्टर्स में अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएंगे, इन्वेस्टर्स को इंडिया के प्रति अट्रैक्ट कैसे करेंगे, इसको आप तैयार जरूर करेंगे। और दूसरा, एफडीआई के किस प्रकार के प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर हुए हैं और भविष्य में हो सकते हैं। तो क्या हम एफडीआई पर ज़्यादा डिपेंड करेंगे तो इससे अर्थव्यवस्था को आगे ले जा सकेंगे, या देश को हम विदेशी हाथों में धकेल देंगे। तो दोनों ही एस्पेक्ट को आपको इसमें सोचना होगा। तो ये भारत का एक इन्वेस्टमेंट मॉडल हुआ। इसके बाद फिर एक टॉपिक और आपको इसमें तैयार करना हुआ है, गवर्नमेंट बजटिंग। बजट संबंधी प्रक्रिया भारत में क्या है, और इसको लेकर के भी लगातार हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जीएस पेपर में पूछा जा रहा है। तो बजट का एक तो कन्वेंशनल पार्ट है, आपने ये सब तैयार कर लिया होगा कि बजट क्या है, बजट के उद्देश्य क्या है, बजट के मुख्य सिद्धांत क्या है, बजट कौन बनाता है, कैसे बनाया जाता है, उसकी प्रोसेस पूरी क्या है। अब आपको न्यू अप्रोच इसमें जोड़नी है कि बजटिंग्स का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। एक उद्देश्य तो ये है कि हमें सरकारी खर्च को, सरकारी व्यय को, पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम से कम करना है, यानी कम खर्च में हमें ज़्यादा लाभ कमाना है। और दूसरा उद्देश्य है बजटिंग के माध्यम से सरकार के रेवेन्यू सोर्स को बढ़ाना है, यानी राजस्व में ज़्यादा इकट्ठा करना है। अब ये तभी हो सकता है जब आप परंपरागत तरीके से जो काम कर रहे हैं उसमें बदलाव किया जाए, उससे दूर हटा जाए। तो ये कैसे होगा, इसके लिए कॉन्सेप्ट आया जेंडर बजटिंग का और जीरो बेस बजटिंग का। तो महिलाओं को टारगेट करके पहले कई प्रकार की योजनाएं देश में चलाई जाती थी, लेकिन महिलाओं को उतना बेनिफिट उससे नहीं हुआ। तो देन महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए अब अलग से बजट में कुछ टारगेट बेस्ड एलोकेशंस अगर रखे जाते हैं तो गारंटीड हम पहले जो भ्रष्टाचार होता था, जो लीकेज होता था, उसको रोक सकते हैं। तो इसको आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि जेंडर बजटिंग क्या होती है, इंडिया ने इसको क्यों अडॉप्ट किया है, उसके रिजल्ट कितने सकारात्मक रहे हैं। और दूसरा जीरो बेस बजटिंग, यानी परंपरागत तरीका ये था कि पिछले वर्ष शिक्षा पर अगर हमने 40,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है तो इस बार उसको बढ़ा देंगे, 45,000 करोड़ कर देंगे। लेकिन जीरो बेस बजटिंग ये कहती है कि नहीं, हमें सारे आइटम्स को जीरो जीरो बना देना है, पिछले वाले खर्च पर विचार नहीं करना, और हमें यह देखना है कि कौन सी सेवा की भारतीय समाज में, अर्थव्यवस्था में कितनी ज़रूरत है, आवश्यकता है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग हमें उसके लिए बजटरी एलोकेशन करना है, उसके लिए संसाधन आवंटित करने। यानी जो चीज़ जितनी ज़्यादा वेटेज रखती है उसके लिए संसाधन ज़्यादा दिया जाएगा, और जिसका वेटेज उतना नहीं है उसको संसाधन कम दिया जाएगा। जब इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है तो भारत में इसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा था। जीरो बेस बजटिंग के कॉन्सेप्ट को आप पूरी तरह से तैयार करेंगे। और बजट में रिसेंटली जो सरकार ने बहुत सारे डिसीजन लिए हैं कि हम इंडिया को ट्रांसफॉर्म करेंगे, नए प्रकार के टैक्स गवर्नमेंट ने इसमें इंट्रोड्यूस किए, चाहे वो जीएसटी हो या सुपर रिच टैक्स हो या फिर कई और भी प्रकार के जो टैक्स हैं गवर्नमेंट ने इसमें इंट्रोड्यूस किए थे। उनका बड़े स्तर पर विरोध भी हुआ था, सरकार ने बाद में उनमें से कुछ को बैक भी किया था।
ठीक है, तो बजटिंग वाले पॉइंट्स को आप इस तरीके से देख करके जाएंगे। तो मेनली इंडियन इकोनॉमी में अगर आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली जीएस जो क्वेश्चन पेपर थर्ड है, ये वाले सेक्शन से अगर क्वेश्चन आता है तो वो आपका हाई स्कोर रहेगा। नेक्स्ट पार्ट है इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सिलेबस में लिखा गया है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। देन फिर बात करेंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नाभिकीय तकनीक। इसके बाद फिर डिस्कस किया जाएगा पदार्थ प्रौद्योगिकी, मटेरियल्स टेक्नोलॉजी। पदार्थ प्रौद्योगिकी। देन फिर बात की जा सकती है आईटी सेक्टर की, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी सेक्टर और बायोटेक, जैव प्रौद्योगिकी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इसी के साथ पढ़ा जाएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ पार्ट है। बौद्धिक संपदा अधिकार, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देन आपको बहुत अच्छे से इसको तैयार करना होगा, बौद्धिक संपदा अधिकार। और फिर हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरणीय मुद्दे। तो किस प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे भारत में एमर्ज हो रहे हैं उनको देखेंगे। देखिए टेक्नोलॉजी में सबसे पहले हम स्पेस में डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन 3 से 4 एस्पेक्ट पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। पहला तो ये स्पेस सेक्टर्स में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां काफ़ी ज़्यादा हैं, चाहे वो भारत के द्वारा उपग्रह निर्माण की उपलब्धि हो। भारत दोनों प्रकार के उपग्रह बना सकता है, सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और कम्युनिकेशन संचार उपग्रह। भारत सभी प्रकार के रॉकेट बना सकता है और अपनी अंतरिक्ष सेवाओं का प्रसार देश के भीतर और कई पड़ोसी देशों को करता है, और अपनी अंतरिक्ष सेवाओं का कॉमर्शियल यूज़ भी भारत करता है। डेफिनेटली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया की है, लेकिन हमें उन मुद्दों पर बात करनी है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जहाँ भारत स्पेस सेक्टर में लैग कर रहा है, यानी पीछे अभी बना हुआ है। तो एक तो भारत की जो कमज़ोरी है वो ये है कि भारत ने अभी तक अंतरिक्ष में अपना कोई मानव मिशन नहीं भेजा है, जबकि अमेरिका जैसे काफ़ी देश स्पेस में अपने देश के वैज्ञानिकों को भेज चुके हैं, लेकिन भारत ने अपने रॉकेट से किसी भी अंतरिक्ष वैज्ञानिक को अभी तक नहीं भेजा है। तो यूपीएससी पूछ रहा है कि भाई वो कौन सी कमियां हैं, कहाँ पर हमें परेशानी आ रही है कि हम अपने मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन को नहीं भेज पा रहे हैं। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप कवर करेंगे। दूसरा, अभी हम देश के मैपिंग्स के लिए या डेटा कलेक्शन के लिए, एक्यूरेसी के लिए अमेरिका के जीपीएस पर डिपेंड करना पड़ता है। तो इंडिया का जो अपना जीपीएस सिस्टम है, जिसको हम इरनास कहते हैं, तो नेविगेशन जो सिस्टम हमारा है वह उतना सटीक क्यों नहीं है। तो भारत जीपीएस प्रणाली में अभी बहुत पीछे है। और क्यों पीछे है, अमेरिका के साथ जब तुलना करते हैं तो हमें इसकी पूरी जानकारी हो जाएगी। तो आप 6 से 7 पॉइंट्स को नोट करो कि हमारे जीपीएस में ये कमियां हैं और अमेरिका के में ये, और इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने रिसेंटली हाल ही में कौन कौन से नए प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। ठीक है। और तीसरा, स्पेस सेक्टर में भारत की जो कमी है वो ये कि हमारा अपना कोई अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी भारत का अपना कोई स्पेस स्टेशन नहीं है 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जहां से हमारे वैज्ञानिक खुद रिसर्च कर सकें। तो भारत यहाँ भी पीछे है। तो इन 3 टॉपिक्स को विशेष रूप से आप पढ़ करके जाएंगे। और रॉकेट टेक्नोलॉजी में
इंडिया की अचीवमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन अभी भी रॉकेट टेक्नोलॉजी में एक स्थान पर हम पीछे हैं। वो ये है कि क्रायोजेनिक जो टेक्नोलॉजी है उसमें भारत अभी उतना सक्सेसफुल नहीं रहा जितना अमेरिका, रूस जैसे देश रहे हैं। तो क्रायोजेनिक तकनीक में इंडिया की सफलता क्या है और हमें कौन सी उन समस्याओं को महसूस करना पड़ रहा है जो हमें उस स्तर पर जाने से रोकती हैं। क्योंकि जब तक क्रायोजेनिक तकनीक आप पूरी तरह विकसित नहीं करेंगे, अपने रॉकेट से संचार उपग्रह को आप लॉन्च भी नहीं कर पाएंगे और री एंट्री टेक्नोलॉजी में भी काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो स्पेस वाले टॉपिक्स को इस पॉइंट ऑफ व्यू तैयार करेंगे। फिर है इंडिया का न्यूक्लियर सेक्टर, द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो इसमें एक तो आपको आइसोटोप्स को पढ़ना है, व्हाट आर द रेडियो आइसोटोप्स, और रेडियो आइसोटोप्स के माध्यम से हम ओवरऑल इकोनॉमी में किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि नाभिकीय कृषि, न्यूक्लियर फार्मिंग क्या है, तो रेडियो आइसोटोप्स का प्रयोग कृषि में कैसे किया जाए जिससे उत्पादन बढ़ सके और नुकसान को कम से कम किया जाता है। तो ये न्यूक्लियर फार्मिंग, नाभिकीय कृषि का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो रेडियो आइसोटोप्स के जितने भी प्रयोग हैं उनको अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आपको पढ़ना है। सेकंड टॉपिक ये पढ़ना है आपको इसमें, भारत का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम क्या है, यानी भारत परमाणु ईंधन से यूरेनियम 235 से बिजली बनाना चाहता है और बहुत लंबे समय से 1954 से भारत ने अपना कार्यक्रम शुरू किया था। तो अभी तक हमारा अचीवमेंट है कितना, भारत के टोटल एनर्जी प्रोग्राम में परमाणु क्षेत्र से बिजली हमारे पास कितनी है। और भारत को जब अच्छे से पता है कि यूरेनियम 235 की उपलब्धता भारत में काफ़ी कम है, तो भारत कभी सफल नहीं हो पाएगा। फिर हम ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, फ्रांस से यूरेनियम 235 आयात करते हैं, उसमें कई प्रकार की टर्म कंडीशन लग जाती है कि भारत को इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को साइन करना पड़ेगा, CTBT पे साइन करना होगा, NPT पे साइन करना पड़ेगा। तो आपको ये समझना है कि एनर्जी प्रोग्राम में क्या क्या डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बैरियर्स आ रहे हैं। और तीसरी बात ये कि भारत अच्छे से जानता है कि यूरेनियम 235 मेरे पास नहीं है, इसलिए वह यूरेनियम 233 और थोरियम का मिक्सर यूज करेगा और उससे परमाणु बिजली बनाएगा। लेकिन ऐसी तकनीक दुनिया में कहीं और नहीं है कि यूरेनियम 233 से आप बिजली बना सकें। तो ऐसे रिएक्टर भारत को खुद ही डेवलप करने, तो क्या वो रिएक्टर टेक्नोलॉजी उतनी बेटर मानी जाएगी। और लास्ट एस्पेक्ट एक कि भारत के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनकी कैटेगरीज क्या हैं। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स हैं, ठीक है, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स और ब्रीडर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो डिफरेंट टाइप के जो रिएक्टर्स हैं आपको ये पढ़ना है, तैयार करना है इस टॉपिक को कि ये जो रिएक्टर्स के आपने नाम दिए हैं, परमाणु भट्टियों के या इन रिएक्टर्स के जो नाम दिए गए हैं, उसको नाम देने के पीछे कारण क्या है, कौन कौन से फीचर्स हैं और इंडिया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स पर सबसे ज़्यादा डिपेंड क्यों कर रहा है। ठीक है, ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो जाएगी। और लास्ट में फिर आप ये भी देख सकते हो न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वॉर्स की पोजीशन क्या है, कि कभी भविष्य में परमाणु हथियारों का उपयोग किया जाएगा तो इसकी संभावना तो ना के बराबर है। मटेरियल टेक्नोलॉजी, पदार्थ तकनीक या प्रौद्योगिकी, इसमें आपको पढ़ना है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो प्रौद्योगिकी क्या है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए नैनो टेक्नोलॉजी ने भविष्य की संभावनाओं को असीम स्तर तक बढ़ा दिया है। तो नैनो कॉन्सेप्ट है क्या, नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम कौन कौन से क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और कौन कौन से क्षेत्रों में कार्य किया जा सकता है। क्या जिन क्षेत्रों में हम आज कमी महसूस कर रहे हैं, समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं, क्या उन सभी समस्याओं से पार पाई जा सकती है नैनो तकनीक का प्रयोग करके। तो नैनो टेक्नोलॉजी के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, जिन क्षेत्रों में हमने अभी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है उसका अचीवमेंट्स क्या है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेज़र टेक्नोलॉजी मटेरियल के अंतर्गत ही तैयार की जाएगी। 3D टेक्नोलॉजी, FRP कंपोजिट मैटर्स, ये 4-5 टॉपिक्स हैं जो आपको इसके अंतर्गत तैयार करने होंगे। IT सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी का कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत बड़ा है, तो इसमें डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसको आप तैयार करेंगे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के बहुत सारे डायमेंशंस क्या हैं, लाइक द डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है, परंपरागत जो तकनीक है, उससे कितनी ज़्यादा सेफ है और ये किसी भी कंट्री को, किसी भी ह्यूमन सोसाइटी को एक नया फ्रंट कैसे प्रदान करती है।
तो क्या इंडिया को डिजिटल इकोनॉमी पर, डिजिटल टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा बेस्ड होना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, और देन क्यों? और डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए? तो यहाँ भी हमको स्पेस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी। तो क्या भारत के पास उतना स्पेस बुनियादी ढांचा है कि हम डिजिटल सेक्टर में उस तरीके से रन कर सकें? तो आईटी सेक्टर को आप पूरा तैयार करेंगे, और आईटी सेक्टर्स का एप्लीकेशन कि आईटी के बल पर ही हम भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा बने हैं, और ग्लोबलाइजेशन से जो भी पॉजिटिव नेगेटिव लाभ या हानि पैदा हुए हैं उनका डायरेक्ट प्रभाव भारत पर हुआ है। फिर एक टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। तो बायोटेक्नोलॉजी ने मानव जीवन में कई प्रकार के नए बदलाव किए। तो बायोटेक्नोलॉजी में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यानी मानव जीवन की कुछ ऐसी समस्याएं, कुछ ऐसी बीमारियां, डिजीज जिनका इलाज अभी साइंस के पास नहीं है, तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम उन डिजीज को डायग्नोसिस कर पा रहे हैं और उनका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट खोज पा रहे हैं। तो नए इन्वेंशन, नई खोजें इस बायोटेक्नोलॉजी वाले फील्ड में कौन कौन सी हो रही हैं, तो वो सभी आपको इसमें पढ़नी होंगी, चाहे वो क्लोनिंग का एस्पेक्ट हो, क्लोनिंग या टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट हो, या फिर ऑर्नामेंटेड टेस्ट ट्यूब बेबी का जो न्यू कॉन्सेप्ट आया है, ये सब आपको इसमें पढ़ना होगा। इसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार। देखिए, बौद्धिक संपदा अधिकार का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के पास जो बौद्धिक क्षमता है, जो विचार हैं, जो नवाचार उसके पास हैं, वह उससे अपने समाज को, राष्ट्र को लाभान्वित कर सकता है। और दुनिया को अगर वो अपने आइडिया को बता दे, अपने विचारों को शेयर कर दे, तो दुनिया को काफ़ी सारा लाभ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी बुद्धि के द्वारा कोई ऐसी नई चीज़ की खोज कीजिए जो दुनिया में पूरी तरह से एक चमत्कार के रूप में स्थापित हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, समुद्रों में इतना खारा पानी है, इस खारे पानी को सस्ती तकनीक के माध्यम से हम मीठे पानी में कैसे कन्वर्ट करें, और मीठे पानी में कन्वर्ट करके पूरी दुनिया में इसकी सप्लाई कैसे हो। तो दुनिया जो आज अब फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी के क्राइसिस से गुजर रही है, उसको दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार आप अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करके किसी भी देश में उत्पादन की जो तकनीक है उसकी लागत को घटाने का तरीका आप बताइए। इसी प्रकार इस बुद्धि का फिर से प्रयोग कीजिए, और फॉसिल्स फ्यूल, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के स्थान पर हमें नए अल्टरनेट्स विकसित करके बताइए। मेडिकल सेक्टर्स में ऐसी दवाइयों की खोज कीजिए जो अभी तक नहीं खोजी गई हैं, और उनके द्वारा जिन बीमारियों का इलाज संभव नहीं है और बहुत चीप रेट पर उनको ठीक किया जा सकता है। तो बौद्धिक संपदा अधिकारों का डायमेंशन बहुत बड़ा है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि दुनिया के किसी भी देश को बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उसके पास ये ज्ञान लिखित रूप में होना चाहिए, उसके पास ये रिटन फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन भारत में इस ज्ञान को कभी भी सेव करके नहीं रखा गया, लिखा हुआ नहीं था। लेकिन रिसेंटली भारत ने इस दिशा में अब डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है। अब ज़्यादातर ज्ञान को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेव किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली इसको सेव किया जा रहा है, जिससे हमारे ज्ञान के आधार पर दुनिया का कोई देश ऐसी बौद्धिक संपत्ति को, ऐसे नए आविष्कार को जन्म ना दे सके जिससे हम पीछे रह जाएं। वो हमारा ज्ञान है, तो उस ज्ञान के आधार पर कोई नई तकनीक, नया आविष्कार हम खुद करेंगे, अपने देश को लाभ देंगे और पूरी दुनिया को लाभान्वित करेंगे। तो बौद्धिक संपदा अधिकारों के कारण भारत को दुनिया के विभिन्न देशों और उन देशों की कंपनियों के साथ मुकदमेबाजी में उलझना पड़ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यही था, उन कंपनियों ने, उन देशों ने ये क्लेम किया कि भारत के पास ये ज्ञान नहीं था, इंडिया के पास ये सोर्स नहीं था, सोर्स ऑफ ओरिजिन इंडिया का नहीं था, लेकिन इंडिया ने क्लेम कर दिया। इसलिए ज़्यादातर मामलों में पेटेंट को कैंसिल किया गया। तो पेटेंट हो, कॉपीराइट्स हो, या डिज़ाइनिंग का इश्यू हो, इंडस्ट्रियल सर्किट्स की, इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बात हो, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस हो, या फिर जियोग्राफिकल इंडिकेशंस हो, ट्रेडमार्क हो, ये सभी जो बौद्धिक संपदा अधिकार हैं, इनको लेकर के भारत को ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। और भारत का जो बौद्धिक संपदा अधिकार कानून है 1970, उसमें बाद में सरकार ने कौन कौन से बदलाव किए हैं, तो क्या ये कानून इंडिया में इन अधिकारों को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करता है, तो आपको इस तरीके से इस कानून को भी पूरा तैयार करना होगा।
इसके बाद इस पेपर में एक टॉपिक है एनवायरमेंटल इश्यूज, यानी जब हम अर्थव्यवस्था के माध्यम से देश को आगे बढ़ाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रन करेंगे, तो गारंटी एनवायरमेंटल इश्यूज तो पैदा ही होंगे। फॉर एग्जांपल कोयला उत्खनन, यानी भारत में जिस तरीके से कोल माइनिंग की जाती है, कोयला क्षेत्र का उत्खनन किया जाता है, तो उससे एनवायरमेंटल इश्यूज पैदा हो रहे हैं। इल्लीगल माइनिंग, अवैध तरीके से आप खनन करते हो तो उससे जंगलों को काटा जा रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है और कई प्रकार के लैंडस्लाइड्स और अदर प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही है। तो भारत में डेवलपमेंट के लिए कोयला क्षेत्र का विकास आवश्यक है, लेकिन उसके विकास की एप्रोप्रिएट रणनीति हमें बनानी होगी कि कम से कम नुकसान एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को इससे होना चाहिए। तो इसको आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसमें कौन से बदलाव किए हुए। दूसरा, वेस्ट मैनेजमेंट, अपशिष्ट प्रबंधन। भारत इतना बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से और भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो उसी अनुपात में यहाँ पर वेस्ट मटेरियल भी पैदा होगा। तो वेस्ट मटेरियल का एक प्रॉपर मैनेजमेंट हमें करना होगा। अगर हम उसका मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं कर पाते तब देश में कई प्रकार की समस्याएं पैदा होंगी। पॉल्यूशन होगा, इन्फेक्शन फैलेगा, महामारी फैलेगी और जो एनवायरनमेंट है पूरे देश का वो इससे गंदा हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के सरकार की नेशनल ई वेस्ट पॉलिसी क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट का इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। तीसरा, भारत में जल संसाधन का प्रबंधन, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी नदियों में, तालाबों में, झीलों में जो पानी उपलब्ध है, ये पानी पॉल्यूशन का शिकार हो गया है। तो इस वाटर को क्लीन करने के लिए सरकार कौन से स्टेप्स ले रही है। रिवर वाटर, नदियों के पानी को स्वच्छ बनाने के लिए, बिकॉज नदियों का पानी मानव आबादी के पेयजल के अलावा कृषि, उद्योग और अन्य कार्यों के लिए उपयोगी है। अगर ये वाटर की क्वालिटी खराब हो जाएगी तो ओवरऑल इकोनॉमी ही लैप्स कर जाएगी, तो समस्याएं पैदा होंगी। तो आपको ये पढ़ना है कि सरकार कौन कौन सी योजनाएं दिशा में रन कर रही है, जल प्रबंधन। और फिर है एयर क्वालिटी, वायु गुणवत्ता। भारत में पॉल्यूशन का लेवल, वायु का जो प्रदूषण है इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब सरकार को नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम शुरू करने पड़े हैं। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु प्रोग्राम या कार्यक्रम, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, इस प्रोग्राम्स के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं और हम फ्यूचर में अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स को कितना मेंटेन कर सकते हैं। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जैसे शहरों में अब न्यूज़ में आप सुनते होंगे कि इन शहरों में अब रहना बहुत मुश्किल हो गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। और कुछ सालों बाद आपको छोटे शहरों के बारे में भी ऐसी न्यूज़ सुनाई देंगी। तो जब हमारे शहरों का वातावरण रहने लायक नहीं बचेगा तो फिर विकास का होगा क्या। उस विकास से जब हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे तो डेफिनेटली ये विकास है, ये मानव के विनाश का भी सूचक है, उसका प्रतीक बन सकता है। तो इस दिशा में भी आपको ये सब सोचना है। इसके अलावा फिर आपको ये पढ़ना है कि भारत में जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट बनाया गया 2002 में, तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट के मेन प्रावधान क्या हैं, उस बायोडाइवर्सिटी एक्ट में हाल में सरकार ने कौन कौन से बदलाव किए उनको आपको पढ़ना है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट थी। कुछ ऐसे विषय थे जो उस एक्ट में शामिल नहीं हो पा रहे थे, इसलिए सरकार ने उसमें अमेंडमेंट कर दिया। इसी प्रकार से आपको ये पढ़ना है कि एनवायरमेंटल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए भारत में वेटलैंड, आर्द्र भूमियाँ बनाई गई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क बनाए गए हैं और भारत में कई अन्य नए प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, जैसे कि भारत में हिमालय क्षेत्र को एक बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया गया है, पश्चिमी घाट को भी हॉट स्पॉट जोन डिक्लेयर किया गया है। तो इस तरीके से ये बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर आप इनको पढ़ते हो और पिछले वर्षों में जिन जिन एरिया से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग आप कंटेंट कलेक्ट करो और उसको तैयार करो। नेक्स्ट पार्ट है इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, और इसी के साथ हम आपदा प्रबंधन को भी डिस्कस करेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी,
प्रतिवर्ष क्वेश्चन यूपीएससी इस टॉपिक से पूछता है, तो बहुत अच्छे से आपको इस टॉपिक को तैयार करना है। कुछ गाइडलाइंस के रूप में आपको इस टॉपिक्स को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इंटरनल सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट है वो केवल आंतरिक सुरक्षा का विषय नहीं है, यानी हमारा देश अंदर से सुरक्षित कैसे रह सकता है। अगर हम अंदर की समस्याओं का समाधान कर लें तो क्या सुरक्षा मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। जब तक हम पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अपने विदेशी संबंधों को स्वस्थ नहीं बनाएंगे, हेल्दी नहीं बनाएंगे, देश भीतर से सुरक्षित नहीं हो सकता। तो एक तो आंतरिक सुरक्षा का डायमेंशन यानी आपको आयाम समझना है कि टॉपिक का नाम भले ही आंतरिक सुरक्षा है, लेकिन ये आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर भारत सरकार की एक्टिव पॉलिसी की डिमांड करता है, राइट। सेकंड, आपको ये पढ़ना है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए मेन चुनौतियां कहाँ से आ रही हैं, यानी मुख्य थ्रेट हमें कौन से वाले फ्रंट से मिल रहा है। सबसे बड़ी जो चुनौती हमको आ रही है वो देश के भीतर से ही है, जिसे कहते हैं हम वामपंथी उग्रवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। चाहे वो नक्सलवादी आंदोलन हो या असम, नागालैंड, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का लेफ्ट विंग मूवमेंट हो। तो आपको ये पढ़ना है कि वामपंथी उग्रवाद क्या होता है, इसका जन्म भारत में क्यों हुआ और इनकी मेन डिमांड्स क्या है, और भारत सरकार ने इनकी मांगों को किस सीमा तक स्वीकार किया है। इनकी जो सभी डिमांडें उनको सरकार स्वीकार करना क्यों नहीं चाहती, क्योंकि वो मांगें देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ मैच नहीं करती हैं। लेकिन ये जो उग्रवादी संगठन है वो अपनी डिमांड्स को फोर्सफुली, बलपूर्वक, हिंसा के बल पर मनवाना चाहते हैं। तो एक तो लेफ्ट मूवमेंट की पूरी रणनीति को आप बहुत डिटेल में तैयार करेंगे। तो नक्सलाइट आंदोलन क्या है, तो 1970 के दशक में शुरू हुआ पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी गांव से चारू मजूमदार और कानू सान्याल के द्वारा। तो ये नक्सलाइट मूवमेंट अब इंडिया के इतने बड़े राज्यों में और क्षेत्रफल पर फैल चुका है कि ऐसा लगता है कि भारत का बहुत बड़ा हिस्सा रेड कॉरिडोर के जोन में आ चुका है। उल्फा मूवमेंट, नागा मूवमेंट। तो भारत सरकार का अप्रोच क्या है? चूंकि आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एज आईएएस ऑफिसर, इंटरव्यू बोर्ड भी आपसे पूछेगा भाई आपका अप्रोच क्या रहेगा। यानी सरकार ने तो अपनी सभी रणनीति को इसमें लगा दिया, मिनिमाइज किया है, कम किया है, लेकिन समाप्त नहीं किया है इन आंदोलनों को। ये किसी ना किसी रूप में अभी भी भारत में जीवित हैं। तो बहुत बड़ी चुनौती हमको देश के भीतर यहाँ से मिल रही है। और दूसरा, देश में जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग समस्याओं से ग्रसित है, चाहे वो गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है या फिर अन्य प्रकार की कोई प्रॉब्लम है। ये इंडिया में आंतरिक सुरक्षा के लिए दूसरा सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर हम अपनी पॉपुलेशन को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो फ्यूचर में हमारे लिए बहुत बड़ी समस्याएं इससे उत्पन्न हो सकती हैं। दूसरी चुनौती आ रही है भारत को बाहरी देशों से, या फिर जिसको कहना चाहिए विदेशी राष्ट्रों की तरफ से। तो देन भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है, पाकिस्तान, चीन के साथ, श्रीलंका के साथ। तो भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं है। तो हमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन की तरफ से जो भी समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं उनको पूरी तरह बैन रेस्ट्रिक्ट करना होगा। चाहे वो तस्करी की समस्या है, पदार्थों की तस्करी, जानवरों की तस्करी, छोटी बच्चियों, महिलाओं की तस्करी, या फिर हथियारों की तस्करी। तो ये एक थ्रेट हुआ ना। अगर बाहर के देश को भीतर से कमजोर करना चाहते हैं, अस्थिर बनाना चाहते हैं, तो ये देश लगातार इस प्रकार के प्रयास करते रहते हैं। तो आपको इस वाले फ्रंट को भी तैयार करना होगा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी उतनी साउंड नहीं है। तो कैसे इसको आप साउंड करोगे, कौन सी वो रणनीति मैकेनिज्म आपको अपनाना पड़ेगा। और तीसरी जो मेन चुनौती भारत के लिए आ रही है वो है फ्रॉम द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी की तरफ से, जिसे कहते हैं साइबर अपराध, साइबर क्राइम। तो साइबर अपराध या साइबर जो जोन है अपने आप में बड़ा टॉपिक है। तो आपको कंसेप्ट समझना है कि साइबर स्पेस क्या होता है, साइबर अपराध क्या होते हैं, और इन अपराधों के लिए ज्योग्राफिकल लिमिट होना जरूरी नहीं है। यानी दुनिया जब ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है
तो भारत के भीतर साइबर क्राइम्स को अंजाम दिया जाता है दूसरे देशों में बैठे हुए टेक्निकली एक्सपर्ट लोगों के द्वारा, टेक्नो एक्सपर्ट के द्वारा। तो भारत की तैयारी साइबर अपराध के खिलाफ किस रूप की है? तो भारत की राष्ट्रीय साइबर नीति क्या है, साइबर एक्ट क्या है, और क्या हम इन साइबर अपराधों से लड़ने के लिए उस अनुपात में प्रोफेशनल्स पैदा कर पा रहे हैं, और साइबर अपराधों से अब तक भारत को कौन कौन से क्षेत्रों में कितने बड़े नुकसान हुए हैं। भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, महत्वपूर्ण मंत्रालय, उनके गुप्त जो पत्र हैं, सूचनाएं, वो साइबर क्राइम्स के थ्रू अगर लीकेज हो जाती हैं या थोड़ी बहुत हुई है, तो सोचिए देश के लिए कितना बड़ा नुकसान, खतरा इससे पैदा हो सकता है। तो साइबर क्राइम वाले टॉपिक को पूरा आप तैयार करेंगे। साइबर सेल्स क्या होते हैं, इंडिया ने एक साइबर डोम प्रोजेक्ट शुरू किया था, तो वो साइबर डोम प्रोजेक्ट क्या है, अगर वो पूरी तरह से सफल नहीं रहा, अगर सफल हो जाता तो क्या पूरे भारत के राज्यों में, सभी क्षेत्रों में साइबर डोम प्रोजेक्ट को शुरू किया जा सकता है, और भारत को साइबर सेक्टर्स में कौन कौन से नए बदलाव करने चाहिए जिससे हम पूरे कंट्री को साइबर अटैक्स के खिलाफ, साइबर आतंकवाद के खिलाफ पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे सकें। ये टॉपिक आपको पूरा तैयार करना होगा। ठीक है, चुनौतियां हो गई। इसके बाद फिर आपको ये पढ़ना है कि भारत में जो राष्ट्रीय एजेंसी हैं और कानून हैं, वे आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने में कितने कारगर हैं, उनको और किस प्रकार से मजबूत बनाया जाना चाहिए। जैसे अभी भारत में आंतरिक सुरक्षा के लिए कार्य करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये एजेंसी आतंकवादी घटनाओं की जांच करती है। तो क्या इस एजेंसी का परफॉर्मेंस सही है, या फिर हमें इस एजेंसी की कार्यप्रणाली को सुधारना पड़ेगा, इसको हमें ज़्यादा कर्मचारी और तकनीकी विशेषज्ञ उपलब्ध कराने पड़ेंगे। तो NIA के कंधों पर हमने आंतरिक सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी डाल दी है। ये पूरी तरह से ठीक नहीं माना जाएगा। हमें NIA के कैडर्स पूरे कंट्री में बनाने होंगे, क्योंकि अभी भी भारत में इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, अकेली NIA उनके खिलाफ फाइट नहीं कर सकती। और जो आपने कानून बनाए जो भारत को अंदर से कमज़ोर कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए अप्सपा कानून, तो देन आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। तो अप्सपा कानून जो बनाया था 1958 में, जो मुख्यतः असम, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में समय समय पर इसको लागू किया जाता है। इस कानून के मुख्य प्रावधान क्या हैं, और इसका विरोध महज मानवाधिकारों के उल्लंघन के आधार पर होता है, या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है। तो आपको उन और कारणों को भी खोजना होगा। ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज इस कानून का विरोध करती हैं और रूलिंग पार्टीज को एक बड़ा अस्त्र इसके खिलाफ मानती है। एक कानून और है UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। UAPA 2004 में बनाया गया। तो ये दो मुख्य कानून और एक एजेंसी है जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अहम मानी गई है। इसके अलावा कुछ सहायक एजेंसीज और कानून भारत में कार्य कर रहे हैं। तो भारत को इंटरनल सिक्योरिटी को पूरी तरह से साउंड प्रूफ बनाने के लिए एक तो स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी, IT सेक्टर को इन्हांस करना पड़ेगा। यानी अंतरिक्ष तकनीक में हमें अपना GPS सिस्टम साउंड करना होगा, जिसके माध्यम से हम ऐसी गतिविधियों को ट्रेस कर पाएँ। और IT सेक्टर्स को भी हमें बहुत ज़्यादा साउंड करना होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो क्राइम्स हैं वो अब IT सेक्टर्स, IT सेवाओं के द्वारा किए जा रहे हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी वाले टॉपिक्स को आप इतने डायमेंशन से कवर करेंगे। और इसके बाद फिर लास्ट में आता है डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी आपदा प्रबंधन। डिजास्टर मैनेजमेंट, इस टॉपिक को आप कैसे कवर करेंगे, तो पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए उसके अकॉर्डिंग आपको इस टॉपिक पर जाना होगा। आपदा क्या है? आपदा के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित। तो प्राकृतिक आपदाएं तो पहले भी होती थी, अभी भी होती हैं, लेकिन अब प्राकृतिक आपदाओं की इंटेंसिटी, तीव्रता ज़्यादा है, बार बार होती है, बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये बदलाव आया है। एक क्वेश्चन तो ये तैयार करना है कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैव बीन मेड इन द डिजास्टर्स फील्ड। तो मानव गतिविधियों के द्वारा आपदा के क्षेत्र में नए विकास या नई चीज़ों को जोड़ा गया है। आपदाओं का बार बार आना,
आपदाओं का ज़्यादा विनाशकारी होना ये प्राकृतिक गुण नहीं है, ये मानव निर्मित विशेषता है। दूसरा, आपदाएं आती हैं और आती रहेंगी, हमें इनके इम्पैक्ट को, प्रभाव को कम से कम करने के लिए किस प्रकार की सोच, रणनीति तैयारी करनी चाहिए। तो भारत ने इस दिशा में कौन कौन से कार्य किए हैं? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट NDMA बनाया है अपने, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून। उस कानून के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी बनाई राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी राज्य के स्तर पर, जिला आपदा प्रबंधन कमेटी आपने जिला स्तर पर। तो एक ट्राइड स्ट्रक्चर हमने इस दिशा में बना दिया है और काफ़ी सारे हमने इस दिशा में स्टेप भी लिए हैं कि प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है, इधर मुख्यमंत्री और इधर जिला कलेक्टर उसका अध्यक्ष होता है। आपदाओं के द्वारा जो नुकसान होता था उसको मिनिमाइज करने का हमने प्रयास किया है। दूसरा, आपदाओं को रोकने के लिए, उसके प्रभाव को कम से कम मानव सभ्यता पर घटित होने से रोकने के लिए हमें जापान के सेंडाई में जो फ्रेमवर्क अपनाया गया था उसको भी स्वीकार करना है। तो आपदाओं के संबंध में सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है? तो सेंडाई में जो भी योजना बनी थी, कार्य योजना, उसको भारत ने स्वीकार किया है और दुनिया के विभिन्न देशों में आपदा के संबंध में जो भी कानून नीतियाँ बनाई गई उनको हमें पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। जो भी नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होते हैं भारत को उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, वहाँ से सीखना चाहिए। और फाइनली जब साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने प्रूव कर दिया कि इन क्षेत्रों में डिजास्टर्स ज़्यादा आते हैं, चाहे वो लैंडस्लाइड हो या क्लाउड बस्टिंग हो या फिर साइक्लोन्स हो, तो उन क्षेत्रों में भारत सरकार को ह्यूमन सेटलमेंट कम से कम करना चाहिए। यानी भारत सरकार की कठोर नीति होनी चाहिए कि हिमालय क्षेत्र में मानव बसावट पर रोक लगनी चाहिए, कम से कम मानव बसावट इन क्षेत्रों में होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपने लाभ के लिए, अपने कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए उन क्षेत्रों में सेटल्ड हो रहा है और वहाँ पर हज़ारों लोगों को अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट के रूप में। और जब फिर कोई आपदा आती है तो हज़ारों लोग उसमें मारे जाते हैं और फिर उसको रेस्क्यू करने में भारत सरकार के करोड़ों के संसाधन खर्च हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी में भी क्लियरली ये सब मेंशन होना चाहिए कि इन एरियाज में ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउ नहीं किया जाएगा, बहुत कम उसमें होना चाहिए। और दूसरा, भारत के लोगों को भी ये सोचना होगा कि हमें अगर देश को विकसित बनाना है, आगे बढ़ाना है, प्रगतिशील बनाना है, तो अपनी गतिविधियों को संयमित तरीके से आगे बढ़ाया जाए, देश में कम से कम नुकसान हो, ऐसी सोच हमें बनानी होगी। तो आपदा से लड़ना केवल सरकार का काम नहीं है, हमें स्कूलिंग में ऐसे सिलेबस कोर्स शुरू करने पड़ेंगे जहां बच्चों को इसके खिलाफ अवेयर करना होगा बहुत पहले से, जिससे बच्चे जब स्कूलिंग से पास आउट हों तो उनको समझ में आ जाए कि डिजास्टर ही होता है और डिजास्टर में 80% जो रोल है वो मनुष्य का है, मानवीय गतिविधियों का, विकासात्मक कार्यों का है। तो जब वो आगे जाके सेटल्ड होगा तो डेफिनेटली वो इन चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व होने से रोकेगा। तो ये पूरे थर्ड पेपर का सिलेबस है। इस डायमेंशंस और इस अप्रोच के तहत अगर आप इस पेपर को तैयार करते हैं तो डेफिनेटली ये पेपर परफेक्टली तैयार हो जाएगा और बहुत अच्छा स्कोर आप इसमें कर सकते हैं। तो देन आप हमारे जो क्लासरूम प्रोग्राम है उनसे जुड़िए और 3 से 4 महीने में आपका IAS मेंस क्लियर कराने का हम प्रॉमिस करते हैं, अगर आप हमारे साथ उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू।